नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज फिर से मुझे महाराष्ट्र की राजनीति पर आना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि आज से ही यानी 3 मार्च से महाराष्ट्र विधिमंडल विधानसभा का अधिवेशन शुरू हो गया है और उसमें बड़ी गड़बड़ हो गई है। राज्यपाल अभिभाषण आधा छोड़कर निकल गए। अपोजिशन यानी बीजेपी के 100 से ज़्यादा एमएलए नवाब मलिक का रेजिग्नेशन इस्तीफा मांगते मांगते गड़बड़ कर रहे थे, तो पहले दिन ही आधा काम छोड़ना पड़ा। तो ये बातें होते रहेगी। अब 2 या 3 या 4 हफ्ते ये अधिवेशन चलने वाला है, तो गड़बड़ होने वाली है। लेकिन बात सिर्फ अधिवेशन की नहीं है, जो विधानसभा में होता है उसके बारे में नहीं बोलूँगा। इसका कारण ये है कि आपको याद होगा तो पिछले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यानी मार्च 2021 में जब महाराष्ट्र विधिमंडल का अधिवेशन था, उसमें विरोधी नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। सिर्फ 10 दिन का वो सेशन था, लेकिन उसमें इतने दाव और इतने पेच देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे कि उस जाल में फंसी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। उस वक्त सदन में जो गृह मंत्री अनिल देशमुख विरोधी नेता देवेंद्र फडणवीस को इंक्वायरी की धमकियां दे रहे थे, वो खुद इंक्वायरी के जाल में फंसे पिछले कम से कम 4 महीने कस्टडी में पड़े हैं, जाके ईडी के कस्टडी में है और आगे क्या क्या होने वाला है उसका तो कुछ पता नहीं। 4 महीने तो अज्ञातवास में जैसे छुप गए थे, कहीं फिर आ गए सामने। तो ये सब जब शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र विधानमंडल के पिछले साल अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में, बजट सेशन में ये सब मामला शुरू हुआ था और अभी तक निपटा नहीं है। उस वक्त जिस सचिन वाजे और परमवीर सिंह की आरती सराहना की जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, आज वही दोनों आरोपी बने हैं और खुद परमवीर के पीछे हाथ धोकर वही सरकार पड़ी है जो पिछले मार्च 2021 के मार्च में परमवीर का गुणगान करती थी। अब देखिए, उनको उस सेशन के बाद इमीडिएटली हटाना पड़ा था और उनके जगह जिनको पुलिस कमिश्नर बना के लाया था उनको भी अब हटाना पड़ा और तीसरे ही संजय पांडे नाम के नए पुलिस कमिश्नर मुंबई में आ गए। ये बैकग्राउंड में इसलिए बता रहा हूँ कि फिर से महाराष्ट्र में विधिमंडल का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है और अपोजिशन क्या बमबारी करने वाला है, उसमें क्या धोखे हैं, ये सोचने के बजाय महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार उल्टे अपोजिशन पर, विरोधी दल पर क्या क्या बमबारी करे इस पर ही सोच रहे, उसका ही प्लान बना रही है। लेकिन सामने वाले ने कौन सा जाल बिछाया है या जाल बिछाया है भी नहीं है या नहीं, इसका तक नहीं सोचते। और इसलिए बार बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री और आज के विरोधी नेता देवेंद्र फडणवीस जो जाल बिछाते हैं उसमें ये महाविकास आघाड़ी, उसके एक एक नेता, एक एक मंत्री, एक एक पार्टी आकर आराम से फंस जाती है। इसलिए मैंने जो आज आपके सामने जो विषय रखना चाहता हूँ मैं, वो वही है कि ये नवाब मलिक और शिवसेना के यशवंत यादव, ये 2 तो मोहरे फंसे हैं। आज हम देख रहे हैं पिछले 15 दिन में ये 2 मोहरे महाविकास आघाड़ी के बीजेपी के जाल में फंसे हैं, अचानक फंसे हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नवाब मलिक डायरेक्टली एक सुबह उठाए जाएंगे घर से और 8 घंटे में उनको कोर्ट में लाया जाएगा और कोठरी में चले जाएंगे। ये किसने सोचा नहीं था। वो तो जेल में चले गए। अब जब मैं बोलता हूँ तो पहले दिन उनको अरेस्ट होने के बाद
जो आज दिन की कस्टडी दी गई थी ईडी को, वो आज और 4 दिन बढ़ाई गई है, यानी 12 दिन नवाब मलिक कस्टडी में रहे। ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मिनिस्टर को इस ढंग से उठाया जाएगा। अब ये तो आपको मालूम है कि नारायण राणे को भी हमने अरेस्ट किया था, ऐसा शिवसेना या महाविकास आघाड़ी बोल सकती है, लेकिन एक रात के लिए भी उनको, नारायण राणे को, ये लोग अंदर नहीं रख पाए थे, अंदर नहीं रख पाए थे। उनको इमीडिएटली उनको जमानत देनी पड़ी थी, लेकिन बार बार सुप्रीम हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट में नवाब मलिक जा रहे, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो रही है और होगी भी नहीं। मान लो कुछ महीने तक ये अंदर रहने वाले। तो इसलिए मैंने कहा कि 15 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले किसी ने सोचा नहीं था कि नवाब मलिक गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन गिरफ्तार तो हो गए। अब उनका मामला कुछ ढीला भी नहीं पड़ा है। इतने में शिवसेना के बड़े नेता, मुंबई कॉरपोरेशन के बहुत सालों से जो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, उन पर जो भ्रष्टाचार का मामला बना था, उसमें इनकम टैक्स की रेड हुई। 3 दिन रेड चली, 70 घंटे से ज़्यादा। उनके जो सहयोगी है या कोई दोस्त है, उनके घर में हो गई। और आज मैं बोल रहा हूँ तब और कहीं 50 से ज़्यादा जगह पर रेड हुई है। थोड़ा डिटेल्स कुछ आ गए, लेकिन वो बात नहीं है। मुद्दा ये है कि ये फंसे क्यों और किस ढंग से फंसे। क्या ये बिल्कुल अलर्ट नहीं थे, सजग नहीं थे कि भाई जिस ढंग से आप रोज उठकर अगर बकवास करते हो कि बदले की भावना से सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं। अरे अगर उनकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है और देवेंद्र फडणवीस अगर बदले की भावना से कुछ करने वाले हैं और करते हैं, तो आपको लटकाने का, अटकाने का ही काम करेंगे। तो आपको सावध होना चाहिए कि भाई ये किसको टारगेट बना सकते हैं, ये तो कम से कम सोचो। ये बिल्कुल नहीं सोचते। ये सभा लेते और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बना देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण कर देते। तो आप फंसे तो कितने बुरे फंसे। देखो 15 फरवरी को संजय राउत ने एक बड़ा इवेंट बना दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल तक नहीं पूछा गया, भाषण दिया गया और ये आरोप वो आरोप किया। उस आरोप से आगे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। किरीट सोमैया उनका बेटा अंदर जाएगा, फिर बीजेपी का ये लीडर अंदर जाएगा, वो लीडर अंदर जाएगा, ये बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। आखिर में हुआ क्या? अभी तक उनको तो हाथ तक पुलिस नहीं लगा पाई है। उल्टे आपको मुंबई का कमिश्नर बदलना पड़ा है, वो भी ठीक है। सवाल ये है कि आप इतना चिल्लाने की जरूरत है क्या? फडणवीस चिल्लाते नहीं है, अपने जगह पर गिने चुने आरोप करते। किरीट सोमैया की बात अलग है और फडणवीस की बात अलग है। फडणवीस साहब ने पिछले विधानसभा सेशन में मार्च 2021 में एंटीलिया से लेकर सचिन वाजे तक जो आरोप लगाए थे, उसमें कौन कौन फंस गया देखो। उन्होंने तो सिर्फ सचिन वाजे और परमवीर के बारे में बोला था, लेकिन अब दिखाई देता है कि वो तो छोटी मछलियां थी, इसमें तो अनिल देशमुख तक फंस गए। पूरी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी फंस गई है, महाविकास आघाड़ी फंस गई है। तो इसलिए सोचना पड़ता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस अगर कुछ कर रहे हैं, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचो पहले ये इंसान कहाँ अटैक करेगा। वो डिटेल नहीं बताते, लेकिन बोलते क्या मैं बम फोड़ने वाला हूं। तो सावध होना जरूरी होता है, सावधान होना जरूरी होता है। एंटीलिया के मामले में अगर समय पर महाविकास आघाड़ी सावध हो जाती तो आज 1 साल भर उसी में गोते खाते नहीं बैठना पड़ता इनको। कितने गोते खाए, अकेले अनिल देशमुख नहीं, परमवीर तो आपका दुश्मन बनकर खड़ा हो गया। सचिन वाजे माफी का साक्षीदार अप्रूव होने निकला है, यानी आपकी ही पोल खोलेगा। खुद अनिल देशमुख अंदर पड़े हैं और मिनिस्टर होते हुए नवाब मलिक अंदर जा पहुंचे हैं और यशवंत यादव का नंबर लगाए। तो ये सोचो कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो सेशन चलने वाला है विधानसभा में,
इसमें मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बने, हेडलाइन बने, इसके लिए काम मत करो। खुद को बचाने का महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां है, 3 पार्टियां है, उनके नेता है, उनको खुद को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भैया हम में से ऐसे कौन 10, 12, 15 लोग हो गए जिनको देवेंद्र फडणवीस टारगेट कर सकते, इनको कैसे बचाए, उनको कैसे संभाल कर रखे, ये देवेंद्र फडणवीस की शिकार ना बने, इसके लिए क्या कर सकते। फडणवीस ने नवंबर में बोला था, जब नवाब मलिक ने उनकी बीवी के बारे में, अमृता फडणवीस के बारे में एक झूठा आरोप लगाया, तो फडणवीस बोले थे दिवाली के बाद मैं तो बम उड़ाने वाला हूं। और नवंबर में उन्होंने एक आरोप किया जिसके तहत आज नवाब मलिक अंदर जाकर पड़े हैं और जमानत भी नहीं मिल रही। कोर्ट इनकी सुनवाई तक करने को राजी नहीं है, सुनवाई करने तक राजी नहीं है। तो ये आज सोचना पड़ेगा कि भैया हाँ, इन्होंने तो बोल दिया। आपको याद है मार्च 21 में जब सेशन होने वाला था, उसके एक दिन पहले शिवसेना के मंत्री थे संजय राठौड़, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। उद्धव ठाकरे ने अपने ही मिनिस्टर का इस्तीफा लिया था और बाद में सेशन शुरू हो गया। और सेशन खत्म होने के बाद 15 दिन में अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था, परमवीर को बदलना पड़ा था। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अब 2 या 3 हफ्ते का जो विधानसभा सेशन होने वाला है, इसमें देवेंद्र फडणवीस का टारगेट क्या है, किसको वो टारगेट करने वाले, किसको लक्ष्य बनाने वाले हैं, ये देखना जरूर होता है। इनका लक्ष्य क्या है और किस पर है। वो बोलते हैं ना, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। शरद पवार भी उसमें माहिर माने जाते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने पिछले 6-7 साल में पवार साहब को बहुत पीछे छोड़ दिया है। खुद पवार साहब भी देवेंद्र फडणवीस क्या दांव खेलते और कहाँ पेच डालते, ये ताड़ नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है पवार साहब के। ये अपोजिशन में बैठा है, जिसको हमने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उतार दिया, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन आज जितनी ताकत अपोजिशन लीडर की है, जितने अधिकार है, उस अधिकार में बैठकर सत्ता में बैठे तीनों पार्टियों को एक इंसान इतना परेशान कर सकता है। इससे, ये अनुभव से खुद पवार साहब पूरे बौखलाए गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर बौखलाए नहीं होते तो पहले दिन उन्होंने नवाब मलिक से इस्तीफा लिया होता। लेकिन नाटक कैसे चलता है, देखो डांव कैसे होते हैं। हमेशा एक बात होती है, आप देखते हैं कि गेंदबाज जो होता है वो गेंद डाल देता है, तो इतना आसान गेंद डाल देता है कि जो बैट्समैन है उठा के मार लेता है, सिक्सर मार लेता है, दूसरा भी मारता है। लेकिन अगर सामने वाला जानबूझकर इजी बॉल फेंक रहा है, सीधा साधा गेंद दे रहा है, उठाने के लिए गेंद डाल रहा है, तो सावध होना पड़ता है कि क्या इसके पीछे कोई दावपेच है। तो पवार साहब को ये पहले सोचना चाहिए था कि विधानसभा का सेशन, बजट सेशन शुरू होने से पहले अचानक अगर नवाब मलिक को उठाया गया है, तो इसके पीछे क्या कोई गेम है या नहीं, ये सोचना जरूरी था। अच्छा ठीक है, आपने पहले दिन में तय नहीं किया कि भाई नहीं रेसिग्नेशन देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय किया, कोई बात नहीं। इतनी जल्दबाजी में पूरे दाव पे समझ में नहीं आते, फडणवीस के हो या पवार के हो, पहले दिन समझ में नहीं आएगा। लेकिन नवाब मलिक को अरेस्ट होने के बाद अगर 3 या 4 दिन में शिवसेना के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के घर में आयकर की रेड होती है, 3-3 दिन रेड चलती है, उनके सहयोगियों पर और कोई 10-15 जगह रेड होती है, इसका मामला सीरियस है, बिल्कुल सीरियस है। तो सोचना जरूरी है कि ये कहां तक जाएगा, ये देवेंद्र फडणवीस क्या गेम खेल रहे हैं, ये पवार साहब ने सोचना जरूरी है। उद्धव ठाकरे समझेंगे या सोचेंगे ये मैं नहीं मानता। मैं उद्धव ठाकरे को नज़दीकी से मैंने देखा है, समझा है, तो इनके ये उद्धव ठाकरे को इतने छोटे छोटे या बड़े बड़े दाव पेच समझ में नहीं आते।
लेकिन पवार साहब को तो आते हैं, पवार साहब को समझ में आता है। तो अब नवाब मलिक का रेजिग्नेशन होना ही चाहिए, इस्तीफा होना ही चाहिए, ये डिमांड लेकर जब मैदान में कूद गए फडणवीस, तब मैं समझा था इनको इस्तीफा नहीं चाहिए। फडणवीस हो या बीजेपी जो डिमांड बार बार कर रही है, उसके लिए आंदोलन कर रही है कि नवाब मलिक का रेजिग्नेशन होना चाहिए, इस्तीफा आना चाहिए, तो मैंने बोला एक इस्तीफे के लिए इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर भी ये चिल्ला रहे, इसका मतलब इसके पीछे कोई गेम है, इसके पीछे कोई दाव है। जितने दिन जेल में इनका मिनिस्टर रहेगा उतना समय ये उसको बचाने में बिजी रहेंगे, और आगे के गेम जो फडणवीस खेलेंगे उसकी तरफ इनका ध्यान तक नहीं जाएगा, तो ये बेसाबत मिल सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जितने दिन बिना इस्तीफे के मिनिस्टर जेल में रहता है उतना सरकार और वो पार्टियां बदनाम हो जाती। इसलिए मैंने बोला कि अगर नवाब मलिक को अरेस्ट हुआ और उसके पीछे पीछे यशवंत यादव पर अगर रेड मारे गए, इसका मतलब बड़ा कोई गेम हो रहा है, बड़ा कोई गेम हो रहा है। और इस सेशन में ये जो अभी महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है उसमें बहुत बड़े बवाल होने वाले हैं, एक के बाद एक। बहुत सारा दारू सामान, युद्ध का सामान, पटाखे, बम देवेंद्र फडणवीस में रेडी रखे होंगे। वो एक के बाद एक ऐसे फटेंगे कि एक से निकलती है महाविकास आघाड़ी, उसमें दूसरा बम फटने वाला है। और ऐसे आरोप निकलेंगे, ऐसी बातें निकलेगी विधानसभा के पटल पर, और उनके 12 जो सस्पेंड किए हुए एमएलए थे वो भी वापस आ गए लड़ा के। तो कितना धमाल होने वाला है वो सोचो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब छोटी मोटी बातें नहीं होगी, अब पटाखों की माला लगेगी, और ये माला लगने के बाद जो धमाके होने वाले उससे संवरना, खुद को संभालना महाविकास आघाड़ी को बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज सोचना जरूरी है कि नवाब और यशवंत यादव के बाद किसको देवेंद्र फडणवीस टारगेट करने वाले हैं। दोस्तों सोचो, अगले कुछ दिनों में मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मैं डिटेल में बताऊंगा। आज यही रुकता हूँ, लेकिन सोचो देवेंद्र फडणवीस आगे क्या करने वाले। नमस्कार।